अच्छा, कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा देश भारत अपना पूरा पैसा मैनेज कैसे करता है? ये कोई सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे संविधान में बुनी गई एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि देश का ये बटुआ, ये वॉलेट आखिर काम कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि भाई जो टैक्स का पैसा हम देते हैं वो आखिर जाता कहाँ है। उस एक एक रुपए का सफर क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाकर खत्म होता है। बस आज की इस बातचीत में हम इसी रुपए के सफर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी बड़े सिस्टम को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी नींव को पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल एक बड़ी बिल्डिंग की तरह। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग भी टिकी रहेगी। भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा एक ऐसे ही बहुत मजबूत एक बुनियादी नियम पर खड़ा है। और यही वो नियम है जो ये पक्का करता है कि सरकार का हर वित्तीय कदम, पैसे से जुड़ा हर फैसला जवाबदेह हो और कानून के हिसाब से हो। और वो नियम है ये संविधान का आर्टिकल 265 जो कहता है कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा और ना ही वसूला जाएगा। बस इतनी सी लाइन, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की आर्थिक रीढ़ है। मतलब सीधा और साफ है, सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे जैसे चाहे कोई टैक्स नहीं लगा सकती। हर एक टैक्स के पीछे संसद या विधानसभा से पास हुआ एक कानून होना ही चाहिए। सोचिए ये हम सब नागरिकों के लिए कितना बड़ा सेफ्टी गार्ड है। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गया, पर अब पैसे के सफर को फॉलो करने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि पैसा रखा कहाँ जाता है ना? तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम ये मान लें कि सरकार के पास 3 अलग-अलग जेबें हैं, या कह लें 3 बड़े अकाउंट्स हैं। तो पहली और सबसे जरूरी जेब है भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझिए ये सरकार का मेन बैंक अकाउंट है। सारा पैसा, मतलब टैक्स से होने वाली कमाई, सरकार जो लोन लेती है, सब कुछ यहीं आकर जमा होता है। और सबसे बड़ी बात, इस अकाउंट से 1 रुपया भी बिना पार्लियामेंट की इजाजत के नहीं निकल सकता। देश के जितने भी बड़े खर्चे हैं, चाहे वो सड़कें बनानी हो, डिफेंस का बजट हो या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सब इसी खाते से जाता है। अब आती है दूसरी जेब, जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये है देश का इमरजेंसी स्टैश। मतलब अचानक कोई जरूरत आ पड़े, जैसे कोई बाढ़, भूकंप या कोई और राष्ट्रीय आपदा, तो ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए राष्ट्रपति इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त है, बाद में इस खर्च के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। और फिर है तीसरी जेब, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और ये वाला अकाउंट ना बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसमें जो पैसा है वो असल में सरकार का है ही नहीं। ये हम लोगों का पैसा है, जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड या जो छोटी छोटी बचत योजनाएं होते हैं, वो सब। यहाँ सरकार बस एक बैंकर या कहें एक ट्रस्टी की तरह इस पैसे को संभाल कर रखती है। और क्योंकि ये सरकार की कमाई नहीं है, तो जब इसे लौटाना होता है तो उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए एक बार फटाफट से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, ये है मेन अकाउंट जिस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल है। कंटिंजेंसी फंड, ये है इमरजेंसी के लिए जिसे राष्ट्रपति देखते हैं। और पब्लिक अकाउंट, ये पब्लिक का पैसा है जिसे सरकार सिर्फ अमानत के तौर पर रखती है। ये जो पूरा बंटवारा है ना, यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पक्का करता है। चलिए, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पैसा रखा कहाँ जाता है। अब कहानी के अगले और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। आप हम उस रुपये के सफर को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि टैक्स से आया पैसा सेंटर और स्टेट्स के बीच बंटता कैसे है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर सिस्टम बड़ा लॉजिकल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि टैक्स से जमा हुआ जो पूरा पैसा है वो आखिरकार केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कैसे बंटता है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ये बहुत जरूरी सवाल है। और हमारा संविधान ये पक्का करने के लिए कि ये बंटवारा फेयर हो, कई अलग अलग रास्ते बताता है। तो आइए देखते हैं कि टैक्स का 1 रुपया कौन कौन से रास्ते ले सकता है। पहला सिनारियो सबसे सीधा साधा। इसमें क्या होता है कि टैक्स लगाती तो है केंद्र सरकार, लेकिन उसे वसूलती हैं और अपने पास रखती हैं राज्य सरकारें। जैसे कुछ खास तरह की स्टैंप ड्यूटीज होते हैं, उन पर नियम तो सेंटर बनाएगा, पर उसे कलेक्ट स्टेट करेगा और पूरा का पूरा पैसा भी स्टेट ही रखेगा। जाहिर है ये राज्यों की कमाई का एक सीधा जरिया बन जाता है। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो। इसमें आप केंद्र सरकार को एक तरह का कलेक्शन एजेंट समझ सकते हैं। मतलब टैक्स लगाएगा भी सेंटर और उसे वसूलेगा भी सेंटर, लेकिन जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो पूरा का पूरा राज्यों को सौंप दिया जाएगा।
जैसे कि जब दो राज्यों के बीच कोई सामान बिकता है तो उस पर लगने वाले कुछ टैक्स इसी कैटेगरी में आते हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी सिनेरियो, डिविजिबल पूल। इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे सारे बड़े बड़े टैक्स आते हैं। इन्हें लगाता भी सेंटर है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, और फिर जो पैसा जमा होता है उसका एक तय हिस्सा सभी राज्यों के बीच बांटा जाता है। सच कहूं तो यही वो पूल है जो भारत के फाइनेंशियल फेडरलिज्म की धड़कन है। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कौन तय करेगा कि उस बड़े से पूल का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा? और फिर किस राज्य को कितना मिलेगा, ये कैसे तय होगा? मतलब इस पूरे पेचीदा बंटवारे में फेयर प्ले हो, इसके लिए एक रेफरी तो चाहिए, है ना? और वो रेफरी है फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में ये व्यवस्था है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, और इसका एक ही बड़ा काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल सिफारिशें देना। तो इस कमीशन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल टू डू लिस्ट होती है। पहला, ये बताना कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसा कैसे बटेगा। दूसरा, किन सिद्धांतों पर राज्यों को मदद या ग्रांट दी जाएगी। तीसरा, ये भी सुझाना कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्यों के पास फंड कैसे बढ़ाया जाए। और चौथा, फाइनेंस से जुड़े किसी भी और मामले पर सलाह देना जो राष्ट्रपति उनके पास भेजें। तो ये सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों के बीच भी बंटवारे का फॉर्मूला देते हैं, ताकि पूरा सिस्टम ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट रहे। तो हमने सरकार के खातों की, टैक्स के बंटवारे की, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें की, पर चलिए अब इस पूरी चर्चा को वापस वहीं लाते हैं जहां से ये शुरू होती है, यानी हम, भारत के आम नागरिक। क्योंकि ये पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ सरकारी हिसाब किताब के लिए नहीं है, इसका सबसे बड़ा मकसद हम सबके अधिकारों की रक्षा करना भी है। और इसीलिए हम वापस घूमकर उसी एक लाइन पर आते हैं, आर्टिकल 265। ये लाइन सरकार की मनमानी करने की ताकत पर एक ब्रेक की तरह है, एक फाइनल चेक। ये पक्का करती है कि हमारी जेब से निकला हर एक रुपया कानून के दायरे में लिया गया है। यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। और आखिर में आर्टिकल 300A, जो कहता है कि कानून के बिना किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल पैसों के इस पूरे बड़े सिस्टम को हर नागरिक की व्यक्तिगत सुरक्षा से जोड़ देता है। तो ये कहानी सिर्फ सरकार के पैसे की नहीं है, ये इस भरोसे की कहानी है कि कानून का राज हर नागरिक की संपत्ति की भी रक्षा करेगा। तो अगली बार जब टैक्स की बात हो तो ये याद रखिएगा कि इसके पीछे एक बहुत गहरा, जवाबदेह और संवैधानिक ढांचा काम कर रहा है।